नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको आज दिन भर से जुड़ी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में गुरुवार को होने वाले मतदान की तैयारी पूरी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मतदान से पहले चुनाव आयोग ने ईवीएम को लेकर दिए खास निर्देश। आईपैक मामले में ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। अदालत ने ईडी की जांच में दखल पर जताई नाराजगी। कहा कि किसी मुख्यमंत्री को इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो इस तरह से लोकतंत्र को खतरे में डाले। प्रधानमंत्री मोदी पर विवादित टिप्पणी मामले में चुनाव आयोग ने मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा नोटिस। 24 घंटे में मांगा जवाब। वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह का तंज। कहा, कांग्रेस जितना प्रधानमंत्री मोदी पर साधेगी निशाना, उतना ही खिलेगा कमल। पश्चिम एशिया संकट के बीच भारत की कूटनीतिक सफलता। भारत का तेल टैंकर देश गरिमा होर्मुज पार कर सुरक्षित पहुंचा स्वदेश। जहाज पर 97,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल लदा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर वायुसेना ने दिखाया दम। राफेल, सुखोई और मिराज फाइटर जेट्स ने किया टच एंड गो अभ्यास। एयर शो को देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। और सुर्खियों के बाद आइए खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। लोकतंत्र के महापर्व अपने निर्णायक पड़ाव पर हैं, जहां हर वोट भविष्य की दिशा तय करता है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु की सरजमी पर अब वादों की गूंज थम चुकी है और जनता के फैसले की घड़ी आ पहुंची है। चुनाव आयोग ने पीठासीन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी बटन पर टैप, गोंद या अन्य सामग्री न लगी हो। साफ है कि चुनाव आयोग वोटिंग को लेकर पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, क्योंकि मतदान केंद्रों की ओर बढ़ते कदम सिर्फ एक प्रक्रिया ही नहीं बल्कि लोकतंत्र के प्रति आस्था का उत्सव है। आइए देखते हैं कैसे तैयार है देश का चुनावी तंत्र और किस तरह जनता लिखने जा रही है अपने कल की कहानी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए फैसले की घड़ी आ चुकी है। लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। गुरुवार को जनता अपना फैसला ईवीएम में बंद करेगी, जिससे पहले पोलिंग दल अपने अपने केंद्रों के लिए रवाना हो गए हैं। पश्चिम बंगाल में पहले चरण में 152 सीटों पर वोटिंग होगी। पहले चरण में 16 जिलों में मतदान होगा, जिसमें 3.60 करोड़ से अधिक मतदाता वोट डालेंगे। इस बार केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 2450 कंपनियां तैनात की गई हैं, यानी करीब 2.5 लाख सुरक्षाकर्मी चुनाव के लिए तैनात किए गए हैं। चुनाव आयोग ने 8000 से अधिक मतदान केंद्र संवेदनशील घोषित किए हैं। चुनाव में 2193 क्विक रिस्पांस टीमें भी तैनात की गई हैं। चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में सुरक्षित और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। चुनाव से पहले लोगों को जागरूक करने के लिए कई अभियान भी चलाए। इस बार अभियान का मुख्य प्रतीक डॉल्फिन रखा गया। ये मतदाताओं में मतदान के प्रति प्रेरित करने वाला चर्चा का केंद्र बन गया है। अभियान के तहत संदेश दिया जा रहा है कि जैसे डॉल्फिन अपने समूह के साथ मिलकर रहती है, वैसे ही हर नागरिक को लोकतंत्र में अपनी भागीदारी निभानी चाहिए। वोटिंग के दौरान हम अक्सर भावनात्मक उतार चढ़ाव देखते हैं। हर मुद्दे पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं होती हैं, लेकिन अंत में लोकतंत्र ही एक सरल और स्वच्छ व्यवस्था प्रदान करता है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है बुद्धिमत्ता और भावनात्मक जागरूकता, जो बहुत जरूरी है। इसके लिए हम जनता तक पहुंचने के लिए विभिन्न माध्यमों का उपयोग कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के बाद बात तमिलनाडु की, जहां विधानसभा चुनाव में नई सरकार के लिए जनता अपना फैसला सुनाएगी। तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर गुरुवार को मतदान होगा। इस बार 5.73 करोड़ से अधिक मतदाता वोट करेंगे। विधानसभा चुनाव में 14.59 लाख मतदाता पहली बार वोट डालेंगे। वोटिंग के लिए राज्य में 75,064 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसके लिए 1,06,418 ईवीएम मशीनें लगाई गई हैं। 5,949 बूथ संवेदनशील चिन्हित किए गए हैं, जबकि 249 मॉडल, 325 पिंक और 71 विशेष मतदान केंद्र बनाए गए हैं। लोकतंत्र में चुनावों को सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। सियासी वादों का समय अब खत्म हो चुका है और बारी है जनता के सबसे बड़े फैसले की।
वो फैसला जो आने वाले 5 सालों के लिए सरकार का फैसला करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पश्चिम बंगाल में पहले चरण का कल यानी 23 अप्रैल को मतदान होना है। दूसरे चरण के लिए 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। चुनावी मैदान में सभी पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। पश्चिम बंगाल में कैसा है सियासी पारा, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए बीजेपी पुरजोर कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर पार्टी के तमाम दिग्गज नेता लगातार राज्य में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह जीत सुनिश्चित करने के लिए राज्य में ताबड़तोड़ रैलियां और बैठकें कर रहे हैं। अमित शाह ने ममता बनर्जी के साथ राहुल गांधी पर भी हमला बोला। राहुल बाबा को कहने आया हूँ, तमिलनाडु में आप डबल फिगर क्रॉस नहीं करने वाले हो, पांडिचेरी में भी डबल फिगर क्रॉस नहीं होगी, बंगाल में शायद ही खाता खुल जाए, पांडिचेरी में भी नहीं खुलेगी, और आसाम में अब तक की सबसे बड़ी हार कांग्रेस की होने वाली है, सबसे बड़ी हार। और ममता दीदी, आप इसी कांग्रेस के साथ बैठी हो, आपका भी बुरा गत होने वाला। अमित शाह ने ममता बनर्जी को राम मंदिर विरोधी बताया। उन्होंने कहा, ममता दीदी राम मंदिर बनाने का विरोध करती थीं। वो हुमायूं कबीर के नाम से बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाना चाहती हैं। दीदी राम मंदिर बनाने का तो विरोध करती थी, नाटक करने के लिए हुमायूं कबीर को बाहर भेजा है और हुमायूं के नाम से बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाना चाहती है, बाबरी मस्जिद। पश्चिम बंगाल में योगी आदित्यनाथ भी चुनावी मोर्चे को संभाले हुए हैं। योगी आदित्यनाथ ने नादिया में चुनावी रैली कर टीएमसी को घेरने की कोशिश की। जो बंगाल कभी भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन हुआ करता था, जिस बंगाल के अंदर उद्योगों की एक लंबी श्रृंखला थी, जिस बंगाल के अंदर नौजवान रोजगार भी प्राप्त करता था, आज उस बंगाल में उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं, लाखों नौजवान बेरोजगार है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी के कथनी और करनी में बहुत फर्क है। बीजेपी कहती कुछ और है और करती कुछ और। बीजेपी ने आकर बोला हम 3000 रुपए महिलाओं को देंगे, हर ग्रेजुएट को, युवा को 3000 रुपए देंगे। आपकी 21 राज्यों में सरकार है, कितने राज्यों में आप 3000 रुपया ग्रेजुएट्स को दे रहे हैं और कितने राज्यों में आप 3000 रुपए महिलाओं को दे रहे हैं? कितने राज्यों में आपने प्रॉमिस किया था आप पैसा देंगे? महाराष्ट्र में आपने कहा लाडली बहना, 20 लाख महिलाओं के नाम काट दिए। बिहार में आपने एक बार किस्त दिया, पैसा ही नहीं आ रहा है, 9 लाख महिलाओं के नाम भी काट दिए। तो बीजेपी की कथनी और करनी में यह अंतर है। चुनावी मैदान में सभी पार्टियां जीत के लिए अपने अपने दावे कर रही हैं, लेकिन जनता के मन में क्या है, जनता किसे ताज पहनाएगी, ये 4 मई को ही पता चलेगा। कोलकाता से सौरभ दत्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। लोकतंत्र की दुहाई और जांच एजेंसियों के काम में रुकावट। पश्चिम बंगाल में अक्सर दिखने वाली ये तस्वीर अब सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंच गई है। आईपैक रेड के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दखल पर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त टिप्पणी की है। आईपैक रेड के दौरान ममता बनर्जी के वहां पहुंचकर दखल देने पर शीर्ष अदालत ने न केवल नाराजगी जताई बल्कि इसे लोकतंत्र के लिए भी खतरा बताया है। कोर्ट ने साफ कर दिया कि जांच एजेंसियों के काम में किसी भी मुख्यमंत्री का हस्तक्षेप केंद्र राज्य का कानूनी विवाद नहीं बल्कि प्रक्रिया का उल्लंघन है। अदालत ने 2 टूक शब्दों में कहा कि जब कोई मुख्यमंत्री केंद्रीय एजेंसी की जांच में जाकर खुद बाधा बनता है तो इसे सिर्फ केंद्र और राज्य के बीच का विवाद मानकर टाला नहीं जा सकता। दरअसल ममता सरकार ने दलील दी थी कि ईडी की याचिका सुनवाई के लायक ही नहीं है क्योंकि यह मामला राज्य बनाम केंद्र का है और इसे आर्टिकल 32 के बजाय आर्टिकल 131 के तहत सुना जाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को सिरे से खारिज कर दिया। शीर्ष अदालत ने
कहा कि किसी भी मुख्यमंत्री को किसी रेड की जगह जाकर जांच में दखल देने की इजाजत नहीं दी जा सकती। जांच में इस तरह की दखलंदाजी लोकतंत्र को खतरे में डालती है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि आप हर बात में लोकतंत्र के खतरे की दुहाई देकर इसे केंद्र राज्य विवाद नहीं बता सकते। आईपैक रेड मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, जिसके बाद भाजपा ने ममता बनर्जी को निशाने पर लिया। भाजपा ने ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की है। भाजपा नेता गौरव भाटिया ने कहा कि ममता बनर्जी ने ईडी की जांच को रोका है, उनके काम में बाधा डाली है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जंगल राज का प्रतीक बन चुकी है, जिन्होंने पश्चिम बंगाल में महाजंगल राज को बढ़ावा देने का काम किया है। भाजपा ने आरोप लगाया कि चुनाव के वक्त ममता बनर्जी ने लोकतंत्र को खतरे में डाला है और बंगाल की जनता को ठगा है। हमने देखा किस तरह से ममता बनर्जी ने ईडी की जांच कोयला घोटाले में करने जो अफसर गए थे उनको जांच करने से रोका। जो साक्ष्य थे, एविडेंस था, उसको नष्ट करने का प्रयास किया। ये तस्वीर मेरे हाथ में है, ये आपको याद दिलाएगी किस तरह से ममता बनर्जी जो आज पर्याय बन गई है जंगल राज का, अराजकता की मूर्ति, जंगल राज का प्रतीक जिन्हें कहा जा रहा है, इनको सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम फटकार लगी। ऐसी फटकार लगी है, ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर थोड़ी सी भी रत्ती भर शर्म ममता बनर्जी जी में बाकी है तो इन्हें तुरंत अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर छिड़ा सियासी संग्राम अब चुनाव आयोग की दहलीज तक आ गया है। भाजपा की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने खड़गे को नोटिस जारी करते हुए 24 घंटे में जवाब मांगा है। रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में मतदान से ठीक पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पीएम मोदी पर विवादित बयान अब कांग्रेस के गले की फांस बनता नजर आ रहा है। सियासत में भाषा की मर्यादा को तार तार करने वाले इस बयान पर अब सियासी घमासान शुरू हो गया है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, किरण रिजिजू और अर्जुन राम मेघवाल के नेतृत्व में भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की और इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की। भाजपा ने कहा कि ये बयान सिर्फ आपत्तिजनक ही नहीं बल्कि आदर्श आचार संहिता का सीधा उल्लंघन है। पार्टी ने खड़गे से माफी की मांग के अलावा चुनाव आयोग से कानूनी कार्रवाई की मांग की है। देश के प्रधानमंत्री को टेररिस्ट कहना आप सब समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र और जो हमारे जीवन में एक इंसान को किस तरीके से बिहेवियर करना चाहिए, आचरण कैसे होना चाहिए, इसका नीचे स्तर जहां ले गया है, मुझे लगता नहीं कि आज तक कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी ने ऐसा अपशब्द प्रधानमंत्री जी के ऊपर में प्रयोग किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पीएम पर दिए गए विवादित बयान के बाद बीजेपी के नेता लगातार कांग्रेस पर हमलावर हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के दमदम में रैली के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस जितना पीएम मोदी पर निशाना साधेगी, कमल उतना ही खिलेगा। ये राहुल बाबा के साथ रह रहकर खड़गे जी भी भाषा बिगड़ने लगी है। राहुल बाबा, मोदी जी को जितनी गालियां दोगे, जितना गाली का कीचड़ बनाओगे, कमल उतना शान के साथ खिलकर आए। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सफाई देते हुए कहा कि मैंने ऐसा नहीं कहा है। आइए सुनते हैं उनका बयान। How this AIDMK people who themselves put the photo of Annadurai and the party itself is Annadurai, how can they join with Modi, who is a terrorist and who won't believe in equality? His party won't believe in equality and justice. I never said that he is a terrorist. I said he and his government are terrorizing, using these institutions.
कांग्रेस अध्यक्ष के विवादित बयान पर बीजेपी की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है। चुनाव आयोग ने मल्लिकार्जुन खड़गे को नोटिस जारी किया है। मतलब साफ है कि प्रधानमंत्री पर अमर्यादित टिप्पणी कांग्रेस अध्यक्ष को भारी पड़ रही है। जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने आपत्तिजनक तौर पर निजी टिप्पणियां की, कांग्रेस को चुनाव में नुकसान ही उठाना पड़ा है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर बार बार कांग्रेस के बड़े नेता इस गलती को दोहराते क्यों हैं। इस बार मामला तो और गंभीर है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने सारी सीमाएं लांघ दी है और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। जाहिर है यह मुद्दा चुनावों तक और गरमाया रहेगा। कैमरामैन संजीव के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। भाजपा ने मालेगांव धमाकों और भगवा आतंकवाद के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा है। भाजपा नेता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि यूपीए शासन के दौरान कांग्रेस ने सोनिया गांधी के इशारे और राहुल गांधी को खुश करने के लिए भगवा आतंकवाद शब्द गढ़ा था। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ने अपने विफलताओं को छुपाने और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए इस नैरेटिव का इस्तेमाल किया। गौरव भाटिया ने कहा कि कांग्रेस ने राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए इस शब्द का सहारा लिया था। विफलता को छुपाने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने सोनिया गांधी के इशारे पर राहुल गांधी को खुश करने के लिए हिंदू आतंकवाद, सैफरन टेरर का आविष्कार कांग्रेस हेडक्वार्टर में कर दिया। आज बॉम्बे उच्च न्यायालय ने 2 जजेस की खंडपीठ, जो 4 आरोपी थे जिनके खिलाफ चार्ज फ्रेम हुए थे, उसको रद्द कर दिया है, क्वॉश कर दिया है। मैं एक बात बड़ी स्पष्टता से कहना चाहता हूं, हिंदू आतंकवाद का आविष्कार कांग्रेस पार्टी ने किया, लेकिन आज उनको करारा जवाब मिला है। गुजरात के वलसाड जिले के कपराडा इलाके में बुधवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। शादी से जुड़े कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे एक परिवार की पिकअप वैन अचानक पलट गई, जिससे कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। घायलों में से 10 की हालत गंभीर बताई जा रही है। यह हादसा कपराडा के वीर क्षेत्र इलाके के पास एक ढलान वाले रास्ते पर हुआ। माना जा रहा है कि गाड़ी का ब्रेक फेल होने के कारण यह हादसा हुआ। सामाजिक प्रसंग में जा रहे हुए लोगों को एक हादसा हुआ है। जो उनका पिकअप वैन था वो पलटी खा गया था। उसमें तकरीबन 40 से ज़्यादा लोगों को इजाग्रस्त हुए थे। उसमें से इजाग्रस्तों को तो CSC सुथारपाड़ा में, वलसाड सिविल हॉस्पिटल में और धर्मपुर रेफरल हॉस्पिटल और धर्मपुर में श्रीमती राजेंद्र हॉस्पिटल में रेफर किया गया था। जो इजाग्रस्त थे उनमें से 8 लोगों की डेथ हुई है, जिसमें 3 बच्चे, 3 महिलाएं और 2 पुरुष हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वलसाड जिले में हुई दुर्घटना में कई लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया है। इस दुखद घटना में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी प्रार्थना की है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर अपने संदेश में लिखा, गुजरात के वलसाड में हुई दुर्घटना में लोगों की जान जाने से गहरा दुख हुआ है। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने वलसाड में हुई दुर्घटना पर दुख जताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर संदेश लिखा। अपने संदेश में उपराष्ट्रपति ने लिखा, गुजरात के वलसाड जिले में हुए दुखद सड़क हादसे से मैं दुखी हूं और मैं पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जर्मनी की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस दौरान रक्षा मंत्री ने बर्लिन में जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों ने रक्षा उपकरणों के सह विकास, सह उत्पादन और सैन्य सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा प्रशिक्षण में सहयोग और रक्षा औद्योगिक रोड मैप पर समझौते पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे गहरी मित्रता और विश्वास का प्रतीक बताया। दोनों मंत्रियों ने इंडिया EU सुरक्षा और रक्षा साझेदारी को और सुदृढ़ करने पर सहमति जताई। राजनाथ सिंह ने आतंकवाद के खिलाफ कठोर रुख अपनाया।
रक्षा मंत्री ने भारत में होने वाले एक्स तरंग शक्ति अभ्यास में जर्मन वायुसेना की भागीदारी का स्वागत किया। बैठक से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को जर्मन रक्षा मंत्रालय में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था और उन्होंने बंडेसवेयर मेमोरियल पर श्रद्धांजलि अर्पित की, जो उन सैनिकों का केंद्रीय स्मारक है जिन्होंने सेवा के दौरान अपनी जान दी थी। भारत और जर्मनी इस वर्ष अपने 25 साल की रणनीतिक साझेदारी और 75 वर्षों के राजनयिक संबंधों का उत्सव मना रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में लिखा, लगभग 3 साल बाद बर्लिन में जर्मनी के संघीय रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस को फिर से देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। हमने रक्षा सहयोग को और गहरा करने और नई भू राजनीतिक चुनौतियों से निपटने सहित कई विषयों पर विचारों का आदान प्रदान किया। मैंने रक्षा उद्योग के लिए रोड मैप पर हस्ताक्षर और संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सहयोग के लिए कार्यान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर समारोह में भाग लिया। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन ने रेलवे ट्रैक मेंटेनर्स की समस्याओं पर चर्चा के लिए बुधवार को दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में अखिल भारतीय ट्रैक मेंटेनर्स सम्मेलन आयोजित किया। इसमें देश भर से 3000 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, रेलवे बोर्ड के सदस्य इंफ्रास्ट्रक्चर विवेक कुमार गुप्ता और उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक राजेश कुमार पांडे मौजूद रहे। AIRF के महामंत्री शिव गोपाल मिश्र ने कहा कि ट्रैक मेंटेनर्स की सुरक्षा, बेहतर कार्य परिस्थितियों, पर्याप्त स्टाफ, आधुनिक उपकरण और स्वास्थ्य सुविधाओं की मांगों को सरकार के समक्ष रखा। केंद्रीय रेल मंत्री ने ट्रैक मेंटेनर्स की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें भरोसा दिलाया कि हर टेक्निकल पहलू पर काम किया जा रहा है और काफी जगह ट्रायल्स चल रहे हैं ताकि आने वाले वर्षों में ट्रैकमैन के काम करने की सारी पद्धति बदल जाए। मोबाइल फोन बेस्ड सिस्टम है जिसमें रिलायबिलिटी बहुत अधिक है, क्योंकि अब कवच लग रहा है, ऑटोमेटिक सिग्नलिंग लग रहा है और बहुत जगह जहाँ पे पुराने RRI थे, पुराने पैनल इंटरलॉकिंग थे, वो सब कन्वर्ट हो रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग, यानी डिजिटल व्यवस्था में सब आगे बढ़ रहे हैं। तो डिजिटल व्यवस्था में जब बढ़ रहे हैं तो उस डिजिटल व्यवस्था से गाड़ी की पोजीशन, ट्रैक मेंटेनेंस के लिए ट्रैक पे काम करने वाले सभी भाइयों और बहनों को एक रिलायबल तरीके से पहुंचाने की व्यवस्था हो सकती है, वो है मोबाइल के माध्यम से। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में जिस स्थानीय विक्रेता की दुकान पर झालमुड़ी खरीद कर खाई थी वो एक सुरक्षाकर्मी है, लेकिन प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने इस दावे को फर्जी बताते हुए खारिज कर दिया है। पीआईबी ने स्पष्ट किया कि विक्रेता का सुरक्षाकर्मी से कोई संबंध नहीं है। इस विक्रेता के बारे में सही जानकारी प्राप्त करने के लिए पीआईबी ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें इस मामले की पूरी जानकारी दी गई है। वीडियो लिंक में देखा जा सकता है कि वो व्यक्ति एक स्थानीय दुकानदार है, न कि कोई सुरक्षाकर्मी। पीआईबी ने अपील की है कि लोग अपुष्ट खबरों पर विश्वास न करें और हमेशा आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही भरोसा करें। भारत सरकार की अटल पेंशन योजना ने एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। 21 अप्रैल 2026 तक इस योजना में कुल नामांकन 9 करोड़ के पार पहुंच गए हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में ही 1 करोड़ 35 लाख से ज्यादा नए लोग इस योजना से जुड़े हैं, जो अब तक का सबसे ज्यादा वार्षिक नामांकन है। यह योजना खासतौर पर गरीब, वंचित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने पर केंद्रित है। 2015 में शुरू हुई इस योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद 1000 से 5000 रुपए तक की गारंटीड पेंशन मिलती है। साथ ही सदस्य की मृत्यु के बाद जीवन साथी को भी पेंशन का लाभ मिलता है। इस योजना का लाभ 18 साल से 40 साल के बीच के लोग नामांकन करा कर ले सकते हैं। सरकार और संबंधित संस्थाओं के प्रयासों से योजना का दायरा लगातार बढ़ रहा है, जिससे देश में सामाजिक सुरक्षा को मजबूती मिल रही है। महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 33% आरक्षण के लिए संविधान संशोधन विधेयक के पारित नहीं होने पर देश भर में
आक्रोश देखने को मिल रहा है। देश के अलग अलग कोनों में महिलाएं इस कानून का समर्थन नहीं करने के लिए विपक्षी पार्टियों के खिलाफ सड़कों पर उतरी हैं। देश भर में विपक्ष के रवैये के खिलाफ महिलाएं जोर शोर से प्रदर्शन कर रही हैं। इस कड़ी में बुधवार को भी दिल्ली विश्वविद्यालय, कोलकाता, कर्नाटक के धारवाड़, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर और महाराष्ट्र में जोरदार प्रदर्शन देखने को मिले। और अगली खबर का रुख करेंगे। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने 2017 में सीआरपीएफ कैंप पर हुए फिदाइन हमले के मामले में जैश-ए-मोहम्मद के एक आतंकी ऑपरेटिव की कई संपत्तियां जब्त की हैं। इस हमले में 5 अर्धसैनिक बलों के जवान शहीद हुए थे, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हुए थे। जांच में सामने आया कि जब्त की गई ये संपत्तियां आतंकी गतिविधियों से अर्जित थीं और आरोपी फैयाज अहमद मगरे के नाम पर थीं। एनआईए ने फैयाज को अगस्त 2019 में गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ आरपीसी और यूएपी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज है और मुकदमा चल रहा है। जांच में यह भी सामने आया कि फैयाज दक्षिण कश्मीर में प्रतिबंधित जैश-ए-मोहम्मद का सक्रिय ओवरग्राउंड वर्कर था। वो उन आतंकियों के साथ बैठकों में शामिल था जिन्होंने सीआरपीएफ कैंप पर हमले की साजिश रची और उसे अंजाम दिया। पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात के मद्देनजर अंतर मंत्रालयीय जो घटनाक्रम था वो अपने आप में एक चिंता का विषय बन चुका है। ऐसे में अब समझना होगा कि ये किस दिशा में और आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि एमओपीएनजी के आदेश के अनुसार औद्योगिक एलपीजी का आवंटन उनकी मार्च 2026 से पहले की थोक गैर घरेलू एलपीजी खपत के 50% से बढ़ाकर 70% कर दिया गया है। In paint industry, after the industrial consultations and the joint working group, the meeting in the requirement of the paint industry of various fuel and various raw materials and feedstock was taken, and under which the BCD has already been reduced to 0 for HDPE, LLDP, PPCN, which are basic ingredients required for paint in the industry. Further, the allocation of industrial LPG has also been enhanced from 50% to 70%, and thereafter the various raw materials which is required for in this paint industry in terms of butyl acrylate and their availability has also been now facilitated by the refineries, and the buyers also have been touch based with the concerned producers. अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता में उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग की संयुक्त सचिव निधि केसरवानी ने उद्योग और सरकार के बीच सहयोग पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बॉयलर अधिनियम के तहत राज्य सरकारों को परामर्श जारी किया गया है, जिसमें तेल की खपत को कम करने के लिए उपाय सुझाए गए हैं। Extension of the boiler certificates which are due for renewal for high capacity boilers, so that the verification parameters and based on the satisfactory external inspection 3 months extension can be granted. And further, for the boiler certificate for high capacity boilers in major oil and gas units, also a 3-month temporary extension has been granted, which includes refineries, petrochemicals and fertilizer plants based on fulfilling certain criteria. And the diversification of in fuel usage has also been promoted to encourage adoption and use of alternative fuels across the industrial sectors. वहीं सरकार ने स्पष्ट किया कि पश्चिम एशिया संकट के बावजूद भारत में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की आपूर्ति निर्बाध रूप से जारी है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मुताबिक देश में घरेलू गैस सप्लाई में कोई कठिनाई नहीं है और हमारे पास पर्याप्त मात्रा में घरेलू गैस सिलेंडर मौजूद हैं। सरकार ने बताया कि गैस सिलेंडर की कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए लगातार रेड कर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही लोगों से अपील की है कि वो पैनिक न करें। डोमेस्टिक एलपीजी की सप्लाई नॉर्मल है और किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। लगभग 94% सिलेंडर्स की डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के द्वारा की जा रही है। कल 45 लाख के करीब बुकिंग हुई, जिसके सापेक्ष लगभग 51 लाख डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है। कमर्शियल एलपीजी जैसा आप जानते हैं सप्लाई अफेक्टेड है, परंतु भारत सरकार ने इसकी सप्लाई को 70% रिस्टोर किया है। इसके चलते अप्रैल के महीने में लगभग 1,31,000 टन
जो कि लगभग 69 लाख 19 किलो के सिलेंडर्स के बराबर है की सेल की गई है। इसके अलावा कल के एक दिन में 8,199 टन कमर्शियल एलपीजी की सेल की गई है। 5 किलो के सिलेंडर्स 23 मार्च से लेकर अब तक लगभग 20 लाख से अधिक सिलेंडर्स की सेल की जा चुकी है। इसके अलावा कल लगभग 80,000 से अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल की गई थी। इसके साथ साथ माइग्रेंट लेबर्स तक ये 5 किलो के सिलेंडर्स को आसानी से पहुंचाया जा सके, इस उद्देश्य से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज लगातार कैंप लगा रही हैं और 3 अप्रैल से लगभग 7,800 ऐसे कैंप लगाए जा चुके हैं और इन कैंप्स में जो सिलेंडर्स की सेल हुई है उसकी संख्या लगभग 1,17,000 है। बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय ने बताया कि भारतीय पोत देश गरिमा हॉर्मोज जल डमरू मध्य को सुरक्षित पार कर गया है, जो कच्चा तेल लेकर भारत आ रहा है। इसमें 31 क्रू मेंबर्स भी शामिल हैं। No incident involving Indian flagged vessels has been reported in the last 24 hours, and our seafarers are safe in Persian Gulf region. The Indian flagged crude oil tanker, that is Desh Garima, which crossed safely on 18th of March, is likely to reach Mumbai today evening, and it is carrying 31 Indian seafarers. The shipping control the control room has handled around 7,200 calls and about 15,000 emails since its activation, and in past 24 hours 156 calls and 344 emails have been received. केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। पिछले साल यानी 2025 में संसद ने ऑनलाइन गेमिंग के संवर्धन एवं विनियमन अधिनियम को पारित किया था। अब यह कानून 1 मई 2026 से पूरे देश में लागू हो जाएगा। इस कानून का मुख्य उद्देश्य ऑनलाइन मनी गेम्स और उनके बढ़ते खतरों से नागरिकों को सुरक्षित रखना है। साथ ही ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स के लिए एक सुरक्षित और पारदर्शी ढांचा तैयार करना है। इस अधिनियम के तहत भारतीय ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण का गठन किया गया है, जो ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर्स का उनको रेगुलेट करेगी और यह प्राधिकरण ये सुनिश्चित करेगा कि सभी गेम्स कानूनी दायरे में रहें और उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के सभी मानक पूरे हों। इसके अलावा गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को तय नियमों का पालन करना होगा, जैसे कि आयु सत्यापन, उपयोगकर्ता सुरक्षा सुविधाएं और शिकायत निवारण तंत्र। इस नए कानून के तहत सरकार ने ऑनलाइन गेम्स की पहचान और वर्गीकरण के लिए एक स्पष्ट तंत्र स्थापित किया है। अगर कोई गेम ऑनलाइन मनी गेम है तो उसे पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाएगा, जबकि ई स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को एक संरक्षित वातावरण मिलेगा। यह कदम ऑनलाइन गेमिंग उद्योग को न केवल व्यवस्थित करेगा, बल्कि इसे एक सुरक्षित और जिम्मेदार क्षेत्र बनाने में भी मदद करेगा, जिससे खेलों में भाग लेने वाले उपयोगकर्ताओं का विश्वास बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन के मुताबिक जिन नियमों को नोटिफाई किया गया है, ये रूल्स पहले ड्राफ्ट फॉर्म में सर्कुलेट किए गए थे। इस पर 2500 से ज्यादा लोगों ने अपने विचार और राय दिए, जिसके बाद कुछ बदलाव के साथ इसे नोटिफाई किया गया। रूल्स मेनली ये हैं कि अथॉरिटी कैसे कॉन्स्टिट्यूट होगी, उसमें कौन कौन सदस्य रहेंगे और वो अथॉरिटी अपना काम कैसे करेगी। कोई एक ऑनलाइन गेम को, ये ऑनलाइन मनी गेम है या ऑनलाइन सोशल गेम है, इसका निर्णय कैसे किया जाएगा, और एक बार ये डिटर्मिनेशन हो जाता है तो फिर वो गेम का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, और रजिस्ट्रेशन के बाद अगर कोई वायलेशन होता है तो उसका बैन या उसका सस्पेंशन या उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी, उसका विड्रॉल ऑफ रजिस्ट्रेशन कैसे की जाएगी, इन सब चीज़ों का, और ग्रीवेंस मैकेनिज्म कैसे ऑपरेट करेगा, इन सब चीज़ों के लिए प्रावधान बनाया गया है नियमों में। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल ने नई दिल्ली स्थित श्रम शक्ति भवन में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2026 की घोषणा की है। 22 से 26 सितंबर के बीच नई दिल्ली में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जलवायु लचीला जल प्रबंधन विषय के तहत नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं, नवप्रवर्तकों और हितधारकों के बीच जलवायु और टिकाऊ जल प्रबंधन समाधानों के निर्माण पर संवाद, सहयोग और विचारों के आदान प्रदान के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करना है। इस आयोजन में 11 देशों सहित भारत
के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 5000 से अधिक प्रतिभागियों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। इस दौरान 22 से 24 सितंबर के बीच दूसरे अंतर्राष्ट्रीय वॉश सम्मेलन 2026 का भी आगाज होगा। केंद्रीय मंत्री CR पाटिल ने कहा कि विश्व स्तर पर जल संकट की चुनौती से निपटने के लिए ये भारत का एक वैश्विक मंच है, जिसमें जल से जुड़े वैश्विक लीडर्स शामिल होंगे। कार्यक्रम में 49 सत्र आयोजित होंगे, जिसमें जल से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। यह इवेंट जल क्षेत्र में संवाद, नवाचार और सहयोग के लिए भारत का फ्लैगशिप प्लेटफॉर्म है। हर गांव में, हर खेत में क्वालिटी के साथ, पूरी क्वांटिटी के साथ पानी मिले, तो इसी के लिए हम सबसे चर्चा करते हुए इसमें सभी से सजेशन भी लेंगे, सब चर्चाएं करेंगे जो मानव जीवन के लिए और हमारे देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। जल शक्ति मंत्रालय आगामी 22 से 26 सितंबर 2026 तक भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह के 9वें संस्करण का आयोजन करने जा रहा है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने नई दिल्ली में कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए आधिकारिक ब्रोशर जारी किया और भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2026 वेबसाइट पोर्टल को लाइव किया। नई दिल्ली के भारत मंडपम में होने वाले इस कार्यक्रम का विषय जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन रखा गया है। इस कार्यक्रम में जल क्षेत्र से संबंधित विभिन्न विषयों पर 49 सत्र आयोजित किए जाएंगे। लगभग 150 देशों को इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। गुरुग्राम स्थित CRPF अकादमी में डेप्यूटी असिस्टेंट ग्रेड ऑफिसर्स के 56वें बैच के 46 प्रशिक्षु अधिकारियों के दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार, CRPF के अमित कुमार, SDG प्रशिक्षण अमित कुमार, SDG प्रशासन जकी अहमद समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। गौरतलब है कि 56वें बैच में 52 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद कुल 46 प्रशिक्षणार्थी अधिकारी पास आउट हुए। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री बंदी संजय कुमार ने CRPF बलों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मातृभूमि की सेवा करने से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। साथ ही उन्होंने कहा कि CRPF देश का सबसे बड़ा सशस्त्र बल है। देश की आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में इस बल की बड़ी भूमिका है। मातृभूमि की सेवा हेतु स्वयं को समर्पण करने से बढ़कर अन्य कोई परम कर्तव्य नहीं है। CRPF देश का सबसे बड़ा सशस्त्र पुलिस बल है। देश में आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में इस बल की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। भारतीय डेफ क्रिकेट एसोसिएशन ने आगामी दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए टीम की नई जर्सी लॉन्च की है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच ये सीरीज 25 अप्रैल से 2 मई तक खेली जाएगी। दौरे में 2 वनडे और 3 T20 मुकाबले शामिल हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इंडियन डेफ क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष सुमित जैन और टीम के पदाधिकारियों ने टीम के भारतीय टीम के दौरे की पूरी जानकारी दी। इस मौके पर टीम कोच सुशील गुप्ता ने कहा कि टूर्नामेंट को लेकर टीम की तैयारी पूरी है और भारतीय टीम ट्रॉफी के साथ ही लौटेगी। जैसा कि आपको पता ही होगा कि 18 फरवरी से 25 फरवरी के बीच में एशिया कप हुआ था, उसमें भी हम लोगों ने चैंपियन रहे हैं इंडिया। और अभी डोमेस्टिक सीजन में हमारे कुछ यंग बच्चों ने बहुत अच्छा किया है, तो हम लगातार यूथ को मौका दे रहे हैं। और इस समय हमारी टीम का जो कोऑपरेशन है और आपस में कोऑर्डिनेशन है वो बहुत ही अच्छा है। और हमारा जो जितना भी सपोर्टिंग स्टाफ है, साथ में स्पेशली हमारे प्रेसिडेंट साहब सुमित जैन जी, उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो लगातार इन बच्चों के लिए कर रहे हैं और इनकी फिटनेस ट्रेनिंग बहुत अच्छे से यहाँ पर संपन्न हुई है। और मुझे आशा है कि हम साउथ अफ्रीका में भी क्लीन स्वीप करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारे दिव्यांगजन हैं उनको पूरा आगे बढ़ने का पूरा मौका मिल रहा है। और इस प्रयास में हमारी दिल्ली सरकार श्रीमती रेखा गुप्ता के नेतृत्व में श्री आशीष सूद जी जो हमारे स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन मिनिस्टर है, उनका भी पूरा सपोर्ट है। और जैसा कि हमारी टीम दुबई में भी गई थी, वहाँ पे भी क्लीन स्वीप करके आई। और इस बार भी पूरी उम्मीदें हैं कि साउथ अफ्रीका जाएंगी, बहुत अच्छा प्रदर्शन करके लाएंगी। और पूरे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से हमारा शुभकामनाएं उनके साथ है। भारतीय डेफ क्रिकेट टीम के कोच देवदत्त का मानना है कि देश में डेफ क्रिकेट को लेकर न केवल सोच में बदलाव आया है, बल्कि खिलाड़ियों के अंदर भी एक नया आत्मविश्वास देखने को मिल रहा है। देवदत्त के मुताबिक लगातार मिल रहे विदेशी दौरों से डेफ क्रिकेट को नई पहचान मिल रही है। देवदत्त से खास बातचीत की हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने।
इस वक्त हमारे साथ भारतीय डेफ क्रिकेट टीम के हेड कोच देवदत्त मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं, पहले की तुलना में कितना बदलाव जो है वो देखने को मिल रहा है। रिसेंटली में हम एशिया कप जीते हैं, बारामती स्टेडियम में हुआ था, श्रीलंका से फाइनल जीते हैं, और भी सीरीज़ हम जीते हैं, जैसे चैंपियन ट्रॉफी, बड़ी बड़ी सीरीज़ जीते हैं। अभी नेक्स्ट टारगेट हमारा वर्ल्ड कप में भी अक्टूबर में, और साउथ अफ्रीका के सीरीज़ है हमारी 2 ODI और 3 20T। बाकी बच्चे एक से एक बढ़कर हर स्टेट में आ रहे हैं, और फोकस है पूरी तरह, जैसे अपनी रिसेंटली ब्लाइंड टीम को दिया है, जैसे BCCI ने, कोशिश है कि डेफ इंडियन टीम आने वाले में एक उज्जवल भविष्य है। जो फॉरेन टूर्स होते हैं, जो एक्सपोजर मिलता है, उससे कितना एक खिलाड़ी का जो मनोबल है वो हाई होता है। इंटरनेशनल टूर अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, बच्चे के लिए गर्व की बात होती है फॉरेन में जाके खेलना। बाकी ये बच्चे मेहनत कर रहे हैं एक उम्मीद के साथ, कभी ना कभी तो इनको भी वो मुकाम मिलेगा जिस मुकाम के लिए मेहनत कर रहे हैं। एज अ कोच काफ़ी जिम्मेदारी बड़ी होती है, तो आपको कि लंबे समय से इनके साथ हैं, तो क्या कुछ चीज़ें आसान हुई हैं आपके लिए, या फिर अगर आप कहें तो क्या कुछ चुनौतियां जो हैं वो अब समय के साथ आपके सामने एक चैलेंज के तौर पे सामने है? देखो, मेरे को कुछ चीज़ें अब थोड़ा समझने में आसानी हुई। पहले बहुत दिक्कतें आती थी, बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, पर अब इनके साथ रह के मैं बहुत कुछ सीख गया हूँ। जो भी कुछ बताना होता है मैं खुद करके सारे से बता देता हूँ। और बहुत ही अच्छी टीम, जब टीम मिली थी 6 साल पहले और आज की टीम में बहुत ही अंतर है ज़मीन आसमान का। इन बच्चों ने बहुत मेहनत करी है, और इस मेहनत के पीछे कहीं ना कहीं कई लोगों का हाथ होता है, अकेले कोच का नहीं होता, प्लेयरों का भी होता है, प्लेयरों के बिना कोच का भी नाम नहीं होता। कोच अपना हमेशा मेहनत करता है, और अपने जो प्रेसिडेंट है रीना जैन जी, सभी का बहुत बड़ा योगदान है। ये हैं भारतीय डेफ क्रिकेट टीम के हेड कोच देवदत्त, जिनका साफ तौर पर कहना है कि चैलेंजेस जो हैं वो हमेशा बने रहते हैं, लेकिन अब पहले की तुलना में काफ़ी सुधार आया है, और ज़मीनी स्तर पर भी ये बदलाव जो है वो देखने को मिल रहा है। कैमरामैन मनमोहन के साथ मैं गौरव कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील में हो रही प्रतियोगिता में भारतीय कंपनीज के प्रदर्शन की सराहना की है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि भारत का चीज दुनिया भर में अपनी पहचान बना रहा है। भारत ने मुंडियल डो कीजो डो ब्राजील 2026 में शानदार शुरुआत की। ये चीज और डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए एक शानदार अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। भारत के 4 प्रोडक्ट्स ने मेडल जीते, जिनमें एक सुपर गोल्ड, 2 गोल्ड और 1 सिल्वर शामिल है। इस तरह की सफलताएं दुनिया के मंच पर भारत के कारीगरी वाले डेयरी सेक्टर को मजबूत बनाती हैं। भारत का अंटार्कटिका मिशन 1981 में शुरू हुआ था। अब तक 40 से अधिक वैज्ञानिक अभियानों को सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है। 9 जनवरी 1982 को पहला भारतीय अंटार्कटिका अभियान दल अंटार्कटिका पहुंचा था, जिसमें डॉक्टर अमित्व सेन गुप्ता भी शामिल थे। वर्तमान में अंटार्कटिका में भारत के 2 सक्रिय अनुसंधान केंद्र मैत्री और भारती कार्यरत है। डॉक्टर सेन गुप्ता का कहना है कि अंटार्कटिका में अनुसंधान के क्षेत्र में भारत ने अपनी स्थिति लगातार मजबूत की है। अंटार्कटिका में हमारे पर्यावरण और विज्ञान संबंधी कई सवालों के जवाब छिपे हुए हैं। विश्व पृथ्वी दिवस है, और 9 जनवरी 1982 को पहला भारतीय डेलीगेशन जो है उसने अंटार्कटिका में कदम रखा था, जिसके की मेंबर थे डॉक्टर अमित्व सेन गुप्ता जी। 9 जनवरी 1982 को पहली बार वहां पहुंचा था भारतीय डेलीगेशन। तब से अब तक कितना बदला है अंटार्कटिका, और कितनी चीजें बदली हैं? जब से अब तक करीब 40-45 एक्सपीडिशन हर साल यहाँ एक्सपीडिशन जाया करता है, और इस बीच में हमने वहाँ एक अपने परमानेंट स्टेशंस भी एस्टेब्लिश कर लिए। तो काफ़ी रिसर्च जब से अब तक में 45 साल में काफ़ी रिसर्च हो चुका है। बात की जाए तो एक प्रश्न जो है वो आम लोगों के दिमाग में उठता है कि अंटार्कटिका इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? तो वहाँ पोल्यूशन स्टडीज अगर किया जाए तो वो सही मायने में ग्लोबल पोल्यूशन का एक इंडिकेटर रहेगा। तो एक तो ये एक इंटरेस्ट पॉइंट है। अंटार्कटिका के जो वेदर स्टडीज़ होते हैं उसके साथ इंडियन मॉनसून और ग्लोबल क्लाइमेट चेंजेस, इन सब स्टडीज़ के भी काफ़ी इम्पोर्टेंस है। तीसरी बात, अंटार्कटिका में काफ़ी रिसोर्सेज हैं, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, krill जैसे मैंने आपको कहा था, मिनरल रिसोर्सेज, ऑयल एंड नेचुरल गैस। अभी जो ट्रीटी है
उसकी वजह से आप एक्सप्लोर तो कर सकते हैं, एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हैं। दो वहाँ पर हमारे जो रिसर्च स्टेशन है मैत्री और भारती वहाँ पर काम कर रहे हैं, तो किस तरीके की वहाँ पर रिसर्च की जाती है, किस तरीके के वहाँ पर जो शोध जो हैं वो चल रहे हैं? उसमें देखिए डेलीगेशन में साइंटिफिक टीम्स जो होती हैं उसमें मेनली मीटेरोलॉजी या वेदर स्टडीज़ होते हैं, उसमें जियोलॉजिकल स्टडीज़ होते हैं, जियोलॉजिस्ट जाते हैं, उसमें ओशनोग्राफर्स जाते हैं, उसके सराउंडिंग एरियाज़ में काम करते हैं, उसमें एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिज़िक्स के लोग जाते हैं, वहाँ से एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन, उसमें रेडियो कम्युनिकेशंस, अपर एटमॉस्फेयर के जो लेयर्स हैं, ओजोन स्टडीज़, वो सब चीज़ें होती हैं, ह्यूमन बायोलॉजी अंडर स्ट्रेस, वो बिहेवियरल स्टडीज़, ये सारी चीज़ें होती हैं, कई और स्टडीज़ हैं। अर्थ साइंस में आप भविष्य किस तरह देखते हैं भारत का, जिस तरह के वर्तमान समय में जो एक प्रमोशन मिल रहा है साइंस को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर? अर्थ साइंसेस में सिर्फ एंटार्क्टिका क्यों, इवन इंडिया में जो काम हो रहा है उसमें भी काफ़ी इम्पोर्टेंट काम हो रहा है। अर्थ साइंसेस के अंडर एक तो मीटेरोलॉजिकल स्टडीज़ होता है और एक होता है क्लाइमेट चेंज में बहुत काम हो रहा है इंडिया में। हमारी पृथ्वी को जानने के लिए ठीक तरीके से अंटार्कटिका की स्टडी बहुत जरूरी है और लगातार जो है उस पर काम चल रहा है। भारत के दो जो रिसर्च स्टेशन वहाँ पर मैत्री और भारती जो है वो लंबे समय से काम कर रहे हैं और हर साल जो है एक डेलीगेशन वहाँ पर जाता है वैज्ञानिकों का और दूसरे एक्सपर्ट का, जो कि वहाँ पर लगातार नई चीज़ों पर शोध कर रहा है। कैमरा विमलेश के साथ अजीत द्विवेदी, DD न्यूज, दिल्ली। महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 33% आरक्षण के लिए संविधान संशोधन विधेयक के पारित नहीं होने पर देश भर में महिलाओं का आक्रोश देखने को मिल रहा है। देश के अलग अलग कोनों में महिलाएं इस कानून का समर्थन नहीं करने के लिए विपक्षी पार्टियों के खिलाफ सड़कों पर उतरी हैं। देश भर में विपक्ष के रवैये के खिलाफ महिलाएं जोर शोर से प्रदर्शन कर रही हैं। इसी कड़ी में बुधवार को भी दिल्ली विश्वविद्यालय, कोलकाता, कर्नाटक के धारवाड़, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर और महाराष्ट्र में जोरदार प्रदर्शन देखने को मिले। विपक्षी पार्टियों के खिलाफ महिलाओं का ये व्यापक प्रदर्शन, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रदर्शन की ये तस्वीर, उसके बाद धारवाड़, कर्नाटक में भी विरोध प्रदर्शन किया गया विपक्षी पार्टियों का, क्योंकि संसद में केंद्र सरकार महिला आरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण विधेयक लेकर के आई थी, जिसका क्रियान्वयन नहीं हो सका। विपक्ष के विरोध की वजह से यह विधेयक संसद से पारित नहीं हो पाया। परिसीमन के मुद्दे को लेकर के विपक्ष ने इसका विरोध किया और अब उसके बाद जो तस्वीर हम देख रहे हैं, पहले हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की जो महिला नेता थी वो सड़कों पर उतरी थी, लेकिन अब इस विरोध प्रदर्शन में भारत के अलग अलग राज्यों की महिलाएं, खासतौर से युवा महिलाएं हैं, वो सड़कों पर उतरी हैं और विपक्षी पार्टियों का विरोध कर रही हैं, क्योंकि महिला आरक्षण से जुड़ा विधेयक संसद से पारित नहीं हो पाया था। कोलकाता, पश्चिम बंगाल की तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसमें युवा छात्राएं विरोध प्रदर्शन कर रही हैं विपक्षी पार्टियों के खिलाफ। यह आंध्र प्रदेश के अनंतपुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर होना चाहिए था वंदन, लेकिन विपक्ष ने लगाया बंधन। इन नारों के साथ भारत की महिला शक्ति सड़कों पर आज उतरी है। भारत के अलग अलग राज्यों से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अनंतपुर, आंध्र प्रदेश में भी इस विरोध प्रदर्शन में भारी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। खासतौर से विपक्षी पार्टियों के खिलाफ यह पूरा प्रदर्शन लगातार जारी है और ये तस्वीरें हम भारत के अलग अलग राज्यों में देख रहे हैं। फिर चाहे हम बात करें राजस्थान की, बात करें मध्य प्रदेश की, बात करें महाराष्ट्र की, सभी राज्यों में इस तरह के विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। खासतौर से महिलाएं इस प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और साथ ही बड़ी संख्या में युवा वर्ग भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। विपक्ष के रवैये को लेकर के देश भर की महिलाएं विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, क्योंकि संसद से नारी शक्ति अधिनियम से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण विधेयक पारित नहीं हो पाया था और अब भारत के अलग अलग राज्यों में उसका विरोध प्रदर्शन और ज्यादा तेज होता हुआ नजर आ रहा है। रुक करेंगे अगली खबर का। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 2 हफ्ते का सीजफायर बढ़ाने का ऐलान किया है, ताकि दोनों देशों के बीच शांति वार्ता जारी रहने की संभावनाएं बनी रहें। सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने लिखा कि पाकिस्तान के अनुरोध पर वो सहमत हुए हैं, जिन्होंने कहा था कि हम अपना हमला तब तक रोकें जब तक ईरान के लीडर्स और रिप्रेजेंटेटिव एक साथ कोई प्रपोजल नहीं लाते। हालांकि
इसी के साथ ट्रंप ने कहा कि यूएस मिलिट्री ईरान के खिलाफ ब्लॉकेड जारी रखेगी। तो ट्रंप ने सीज फायर बढ़ाया है, ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है। सोशल मीडिया पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान किया। भले ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर की बात कही हो, लेकिन ईरान के विदेश मंत्री सईद अब्बास अराक्ची ने मंगलवार को एक पोस्ट में लिखा कि ईरानी पोर्ट्स पर यूएस की नाकेबंदी एक तरह की जंग है और सीज फायर का उल्लंघन भी है। उन्होंने ईरानी व्यापारी जहाजों पर हमला करना और उनके क्रू मेंबर्स को हिरासत में लेने को भी अनुचित ठहराया है। अराक्ची ने अपनी पोस्ट में लिखा कि ईरान जानता है कि पाबंदियों को कैसे बेअसर करना है और अपने हितों की रक्षा कैसे करनी है। वहीं ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बाखिर गालिबफ के सलाहकार मेहदी मोहम्मदी ने भी कहा कि यूएस नाकेबंदी का जवाब मिलिट्री जवाब से देना चाहिए। उन्होंने ट्रंप के सीज फायर बढ़ाने के ऐलान को बेमतलब बताया। मोहम्मदी ने एक्स पर पोस्ट किया कि ट्रंप द्वारा सीज फायर बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। हारने वाला पक्ष शर्तें तय नहीं कर सकता। नाकेबंदी जारी रखना बमबारी से अलग नहीं है और इसका जवाब मिलिट्री जवाब से देना चाहिए। अब ईरान के लिए पहल करने का समय है। अमेरिका ने ईरान से जुड़े 14 व्यक्तियों, संस्थाओं और विमानों पर प्रतिबंध लगाया है। ये प्रतिबंध ईरानी शासन के लिए हथियार और पुर्जे खरीदने और परिवहन करने में शामिल नेटवर्क्स को निशाना बनाने के लिए है। अमेरिकी वित्त विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय ने इन प्रतिबंधों की घोषणा की है। कार्यालय ने कहा कि ये नेटवर्क ईरान, टर्की और संयुक्त अरब अमीरात में फैला है। इन प्रतिबंधों का उद्देश्य ईरान की सैन्य क्षमताओं को समर्थन देने वाली आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित करना, सैन्य क्षमता को कमजोर करना और साथ ही ये कदम ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल भंडारों को कम करने के प्रयास के तहत उठाया गया है। आपको बता दें कि जिन व्यक्तियों और संस्थाओं पर इस तरह के प्रतिबंध लगाए जाते हैं, उनकी अमेरिकी संपत्ति फ्रीज हो जाती है। साथ ही अमेरिकी कंपनीज या नागरिक उनके साथ कारोबार नहीं कर सकते। हालांकि तेहरान अपनी उत्पादन क्षमता को फिर से गतिशील बनाने की हर संभव कोशिश कर रहा है। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।